हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्लास 10th यानी कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए साइंस यानी कि विज्ञान के अति महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी करते हैं। आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज का 2 नंबर वीडियो है। अगर आप अभी तक इस वीडियो सीरीज का फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपको बता दें कि पिछले वीडियो में हम लोग जो है 10 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कशन कर चुके हैं, तो आज हम लोग जो है 11 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण जो है आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है, क्योंकि आज का एक एक क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा और काफ़ी जो है अच्छा तरीका से हम लोग समझने वाले हैं, ताकि आपको साथ साथ याद होता चला जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो यहाँ पर आपका फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके आपको क्या करना होगा, आपके एग्जाम में आंसर करना होगा। ए नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। समतल दर्पण जो होता है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है, जो फिगर बनता है, उसका प्रकृति यानी कि उसका गुण जो है कैसी होती है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा, आप देख सकते हैं कि जो उसका गुण है वो क्या क्या है। पहला तो गुण होता है समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का कि वो आभासी होती है। कैसी होती है? आभासी, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होती है। और याद रखिएगा कि जो भी प्रतिबिंब आभासी होगा वो सीधा होगा और वस्तु के आकार का होता है, ठीक है। तो समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का गुण आपने देखा, पहला गुण है कि वो आभासी होगा, दूसरा है सीधा होगा, और तीसरा वस्तु के आकार का होगा। अगर इसको प्रैक्टिकली देखा जाए तो आप अपने घरों में जब अपने आईना के सामने खड़ा होते हैं तो आपका जो फिगर है वो कैसा बनता है? सीधा बनता है। और जितना बड़ा आपका चेहरा है उतना ही बड़ा उसमें दर्पण में भी क्या बनता है? आपका चेहरा बनता है, यानी कि वस्तु के आकार का बनता है और आभासी होता है, ठीक है। चलिए इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। 2 नंबर यानी कि 11 का बी नंबर क्वेश्चन है कि किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर तो आपने देखा कि समतल दर्पण जो है वो आपको आभासी प्रतिबिंब दे रहा है, लेकिन आपको बताना है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है आप किस दर्पण के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका बी का जो आंसर होगा वो होगा अवतल दर्पण के द्वारा। तो आप एग्जाम में ऐसे भी लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण के द्वारा हम किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 नंबर क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप है, जो इसको आपको सॉल्व करना होगा आपके एग्जाम में। 12 में भी 2 क्वेश्चन है। ए नंबर क्वेश्चन को पहले देखते हैं हम लोग। ए नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 cm है, इसकी फोकसांतर क्या है। तो वक्रता त्रिज्या यानी कि आर का वैल्यू आपको दे दिया गया है, और फोकसांतर यानी कि एफ पूछा जा रहा है। तो एफ बराबर आपका जो फार्मूला होता है वो r/2 होता है, ठीक है। तो r/2, तो r का वैल्यू कितना यहाँ पे आपका 20 cm है, और 2 देंगे, r/2 करेंगे तो कितना होगा 10 cm यहाँ पर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तर में जो ए नंबर का उत्तर है वो आप जो है इस तरह से ही क्या किया गया उसको भी लिखा गया है। यहाँ पर समझिए आपको फोकसांतर निकालना है। तो ए में आप देख सकते हैं कि फोकसांतर का जो फार्मूला होता है वो होता है वक्रता त्रिज्या बट्टा 2। तो वक्रता त्रिज्या का मान 20 है, तो ऊपर में देख सकते हैं कि हमने 20 रखा है और नीचे क्या रखेंगे 2। तो 20 को 2 से जब भाग कीजिएगा तो 10 cm होगा। तो इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए अब जो 12 का जो बी नंबर क्वेश्चन है, इसी तरह से 2 क्वेश्चन करके आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमने ऐसा लिया है जो देख सकते हैं कि 2012 में पूछा भी गया था। बी नंबर क्वेश्चन पढ़िए। संबंध f बराबर r/2 किस प्रकार के दर्पण के लिए सत्य हैं, अवतल या उत्तल। तो यहाँ पर आपका बी का जो सही आंसर होगा वो याद रखेंगे दोनों प्रकार के दर्पण के लिए। आपको पता होना चाहिए कि f बराबर r/2 जो ये फार्मूला है वो ये अवतल और उत्तल दोनों प्रकार के दर्पण के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर दोनों प्रकार के दर्पण के लिए जो आपका बी का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा। इस तरह से आप लोग आंसर करेंगे अपने एग्जाम में। आइए और 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन ही है। यहाँ पर समझिए पूछा जा रहा है 13 का ए में कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12 cm है, उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। यानी कि एफ का जो वैल्यू है वो आपको दे दिया गया है
तो आर का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो आर बराबर आप जानते हैं कि 2f होता है, ठीक है। तो 2 गुने एफ, और एफ का वैल्यू कितना है 12 है। तो 12 गुना क्या होगा 24 cm यहाँ पर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने एग्जाम में भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो 24 जो 3 का जो उत्तर है, सॉरी 13 का ए का देख सकते हैं कि 24 cm दिया गया है। तो इस तरह से आप अपने एग्जाम में इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए अपने बी नंबर क्वेश्चन को, 13 का बी, 2 cm साइज वाली किसी वस्तु का आवर्धन 2 हो तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। तो प्रतिबिंब का आकार आपसे पूछा जा रहा है। आप सभी को पता होना चाहिए कि आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है वो प्रतिबिंब का आकार और बट्टे वस्तु का जो साइज है वो। तो ये 4 सही आंसर होगा, क्योंकि जब आप 2 से 4 में भाग दीजिए तब आपको 2 मिलेगा। तो ये 2 आपको इस तरह से मिलेगा। तो यहाँ पर आपका 4 बिल्कुल जो है सही आंसर जो है हो जाएगा। क्योंकि आपको अगर जो है जो प्रतिबिंब जो वस्तु है उसका साइज 2 दिया गया है 2 cm, और आवर्धन भी 2 है, तो प्रतिबिंब का क्या करना है आकार बताना है। तो प्रतिबिंब का आकार निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आप जो है फार्मूला जानते हैं कि आवर्धन बराबर फार्मूला होता है, आवर्धन यहाँ पे 2 है तो आवर्धन बराबर होता है कि प्रतिबिंब का आकार और बट्टे में क्या होगा, तो जो बिंब है यानी कि वस्तु का आकार। तो प्रतिबिंब का आकार जब आप 4 लीजिएगा तब ना वस्तु के आकार से भाग दीजिएगा। तो 4 में जब 2 से भाग दीजिएगा तो 2 आपको मिल जाएगा। तो 2 यहाँ पर आपका क्या होगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए और 14 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 14 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, 14 का ए पहले समझिएगा कि एक गोलीय दर्पण द्वारा किसी वस्तु का जो है प्राप्त आवर्धन धनात्मक है। कोई गोलीय दर्पण है आपके पास, ठीक है, और उसमें जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है उसका जो आवर्धन है वो धनात्मक है। उसका धनात्मक आवर्धन क्या है, धनात्मक है। तो इससे क्या अर्थ निकलता है, प्रतिबिंब सीधा है अथवा उल्टा। तो याद रखिएगा जिस भी प्रतिबिंब का आवर्धन अगर धनात्मक होगा तो वो प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो यहाँ पर आप 14 का जो ए आंसर लिखेंगे सीधा होता है। अगर आवर्धन धनात्मक है तो प्रतिबिंब सीधा होगा, और अगर आवर्धन का जो मान है वो ऋणात्मक देगा तो प्रतिबिंब उल्टा हो सकता है। ये आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं बी नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि किसी दर्पणों द्वारा, अभी हम लोग जो है 2 मार्क वाले क्वेश्चन देख रहे हैं, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न देख रहे हैं। फिर हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी देखेंगे, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बी नंबर क्वेश्चन है कि किन किन दर्पणों द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो आपका सही जो है आंसर हो जाएगा वो आप देख सकते हैं कि बी का क्या होगा, समतल दर्पण से भी आप आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं, अवतल से भी और उत्तल, तीनों प्रकार के दर्पण से आप आभासी प्रतिबिंब क्या कर सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं। ये आप याद रखेंगे। तो अगर लघु उत्तरीय क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि किन किन दर्पणों द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, तो बोलेंगे कि समतल, अवतल तथा उत्तल तीनों प्रकार के दर्पण के द्वारा किसी भी वस्तु का जो है आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 15 नंबर, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। पूछा जा रहा है कि एक अवतल दर्पण के सामने, कोई अवतल दर्पण है उसके सामने जो है 27 cm की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 25 cm पर उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु है। तो आपको बताना है कि दर्पण से प्राप्त आवर्धन कितना होगा। आवर्धन यहाँ पर आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि आवर्धन यानी कि m बराबर, m का जो फॉर्मूला होता है वो आप देख सकते हैं कि अवतल दर्पण लिया गया है। तो अवतल दर्पण का जब भी आवर्धन निकाले तो माइनस लगा लीजिए, क्योंकि अवतल दर्पण का आवर्धन माइनस में होता है, ठीक है। और दूसरी बात आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वस्तु रखा गया है वो रखा गया है 54, ठीक है, 54 cm की दूरी पे। तो वस्तु की ऊंचाई पहले लेते हैं। तो वस्तु की ऊंचाई क्या लेंगे, -54 लेंगे, क्योंकि जो दर्पण होता है बाएं तरफ की जो दूरी होती है उसको हम माइनस में लेते हैं, ठीक है। तो -54 होगा।
और फिर जो आप देख सकते हैं कि वस्तु की जो दूरी है वो कितना है 27 है, 27 -27 लेंगे क्योंकि बाएं हमेशा माइनस लिया जाता है। तो 27 दूना क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका फाइनल आंसर होगा -2 होगा, ये माइनस बचा और ये 2 बचा। ठीक है, तो इसी तरह से आप अपने एग्जाम में भी आंसर कर सकते हैं। बोलेंगे आवर्धन m बराबर -v/u होगा, क्योंकि अवतल दर्पण का आवर्धन हमेशा निगेटिव होता है। और जो आप देख सकते हैं कि वस्तु की दूरी है और नीचे क्या करेंगे प्रतिबिंब की दूरी रख देंगे, तो यहाँ पर आपको 2 आंसर मिल जाएगा। आइए 16 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर जो है आपसे पूछा जा रहा है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाने हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। यानी कि अगर आप अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु का क्या करना चाहते हैं आभासी और आवर्धित, यानी कि काल्पनिक और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं, तो आपको वस्तु को कहाँ रखना चाहिए ये आपको बताना है। और इसके लिए आपको किरण आरेख भी खींच करके दिखाना होगा। तो यहाँ पर पहले उत्तर देख लीजिए। उत्तर में लिखेंगे यदि वस्तु को जो है अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच रखा जाए तो बना प्रतिबिंब आभासी एवं आवर्धित होता है। क्या याद रखेंगे, अगर वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच अगर रखते हैं तो क्या होगा आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब क्या होगा प्राप्त होगा। ये आप याद रखेंगे। इसी चीज़ों को किरण आरेख से कैसे दिखाएंगे, यानी कि आप किरण आरेख के प्रयोग से इस चीज़ों को कैसे आप समझा सकते हैं वो समझिए। देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे एक अवतल दर्पण ले लेंगे। दर्पण लेने के बाद ये अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष होगा। मुख्य अक्ष के बाद क्या करेंगे कि वस्तु को आप देख सकते हैं कि फोकसांतर और ध्रुव यानी कि P के बीच हमने रखा है बी बिंदु पे यहाँ पर आपका क्या है वस्तु है। तो वस्तु से क्या करेंगे पहले हम लोग एक किरण जो है भेजेंगे मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे तो ये क्या होगी जो है एफ होकर के लौट जाएगी इधर, एफ होकर के लौट जाएगी। तो इससे तो मेरा एक से काम बनेगा नहीं। तो फिर क्या करेंगे यहाँ से दूसरा जो है किरण भेजेंगे, ऐसे भेजेंगे ताकि लगे कि वो कहाँ से गुजर रही है सी से गुजर रही है। तो इस स्थिति में क्या होगा आगे इधर तो इधर ये जा रही है, इधर ये जा रही है, इधर जाने के बाद कटेगी नहीं। तो इसको ज़बरदस्ती क्या करेंगे हम लोग आभासी रूप से पीछे की ओर बढ़ाएंगे, इसको भी आभासी रूप से पीछे की ओर बढ़ाएंगे। तो ए डैश बिंदु पर यहाँ पर आपका दोनों जो है कट रहा है, तो यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बन जाएगा बी डैश पे। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि आभासी प्रतिबिंब बन रहा है क्योंकि डॉटेड लाइन से बना है। और दूसरा वस्तु से क्या है बड़ा भी है। वस्तु देख सकते हैं कि यहाँ पर बी पर छोटा है और बी डैश पर क्या है बहुत ही बड़ा है उसके तुलना में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में लिख देंगे कि चित्र में वस्तु ए बी की स्थिति ध्रुव पी एवं फोकस बिंदु एफ के बीच है, जिसका जो है देख सकते हैं कि आवर्धित आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना है। इस तरह से आप व्याख्या के साथ अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आगे बढ़िए और सभी साथी ध्यान से देखेंगे जो आपके 17 नंबर क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि 2017 में पूछा भी गया था। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये भी लिख दिए हैं ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस जग सके कि देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। 17 नंबर जो क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूछा जा रहा है कि अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। तो अवतल दर्पण तो ऐसा होता है जो अंदर की तरफ धंसा होता है, ठीक है, और वहीं पे उत्तल दर्पण इस प्रकार का होता है जो क्या होता है बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। ठीक है, इधर से आप इसमें चेहरा देखेंगे और इसमें आप इधर से चेहरा देखेंगे। तो दर्पण का तो फिगर आपने देख लिया। अब अगर अंतर स्पष्ट करने के लिए बोला जा रहा है तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है, जबकि उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो है बाहर की ओर वक्रित होता है, मतलब बाहर की ओर निकला हुआ होता है। ये तो पहला अंतर हुआ। दूसरा अंतर क्या होगा, दूसरा अंतर यहाँ पर हमने लिखा कि अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार दर्पण से वस्तु की दूरी पर निर्भर करती हैं, परंतु उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब जो है हमेशा देख सकते हैं कि काल्पनिक तथा वस्तु के आकार से छोटा होता है। तो ये दो अंतर रहा आपके अवतल और उत्तल
दर्पण में। अगर आप लोग मैट्रिक बोर्ड एग्जाम का सही में अच्छा तैयारी करना चाहते हैं और अगर अभी तक आप लोग जो है LGR स्टडी मोबाइल डाउटनट किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो उस क्वेश्चन का फोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए और सबमिट कीजिए। वीडियो सोल्यूशन मिलेगा 5 सेकंड में। चाहे वो क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE बोर्ड, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, किसी भी बोर्ड का हो, 6 to 12 से लेकर नीट, IIT, JEE मेंस एडवांस का हो या किसी भी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, हर सब्जेक्ट का मिलेगा सोल्यूशन। साथ ही .NET पे क्लास 9 से 12 तक लाइव क्लास हिंदी और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से अधिक बच्चों ने डाउनलोड किया है, तो आप भी कीजिए डाउनलोड .NET ऐप। मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको LGR स्टडी का जो मोबाइल ऐप है वो आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप लोग मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा वीडियो के लास्ट में, जिस पर आपको सभी सब्जेक्ट के अति महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, क्लास नोट्स और मॉडल पेपर का PDF आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर के आप लोग बहुत ही अच्छा तरीका से पढ़ाई कर सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि एक किरण आरेख खींचकर उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना दिखाइए। ठीक है, किरण आरेख को खींच करके आपको बताना है कि इसमें उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना आपको दिखाना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख लीजिए, उत्तल दर्पण हमने क्या किया बना लिया। उत्तल दर्पण का ये मुख्य अक्ष क्या करेंगे हम लोग खींचेंगे। मुख्य अक्ष खींचने के बाद आप देख सकते हैं कि हमने एक प्रतिबिंब रखा, कहीं पे रखें क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला नहीं जा रहा है कि आपको वस्तु को कहाँ पे रखना है, नहीं रखना है, केवल आपको फिगर बनाने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, तो यहाँ पर हमने रखा, तो फिर हम क्या करेंगे, एक किरण तो समांतर रूप से भेजेंगे, तो समांतर जो किरण जाएगी, ठीक है, ए से जो समांतर किरण गई है वो जो जाएगी वो ऐसे लौटेगी जैसे लगेगा कि कहाँ से आया है, तो F से आया है। ठीक है, तो ये काम कर लेंगे हम। इसके बाद फिर दूसरा किरण भेजेंगे हम लोग, किस पर, ऐसा भेजेंगे कि लगेगा कि वो C पर जा रहा है। किस पर जा रहा है, C पर। लेकिन आपको पता होगा कि C होकर गुजरने वाली किरण जो है फिर उसी रास्ते से लौट जाती है। तो अगर ऐसा करने के बाद हमने देखा कि जब इसको हम बाएं पीछे बढ़ा रहे हैं और इसको हम पीछे बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर A' बिंदु पर आकर के दोनों क्या होता है, कट जाता है। तो A' B' यहाँ पर आपका उसका क्या होगा, फिगर बन जाएगा। इसी का व्याख्या भी आप 1-2 लाइन में लिख दीजिएगा उत्तर में कि उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु AB का प्रतिबिंब A' B' दर्पण के पीछे मुख्य फोकस के भीतर बना है, जैसा कि किरण आरेख में दिखाया गया है। यह प्रतिबिंब आभासी है क्योंकि देख सकते हैं कि डॉटेड लाइन से बना हुआ है तो आभासी होगा, और सीधा भी है, देख सकते हैं कि सीधा जो है फिगर बना है। और दूसरा आप देख सकते हैं कि वस्तु के साइज से छोटा है। सही बात है, वस्तु का साइज देखिए बड़ा है और प्रतिबिंब का साइज क्या है, यहाँ पे बहुत ही छोटा दिखाया गया है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आगे बढ़िए और 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच रखी वस्तु के अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना दर्पण के लिए किरण आरेख खींचे। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, अनंत पर और वक्रता केंद्र यानी कि C के बीच में रखी वस्तु के अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण के सामने आपको ऐसा करना है। तो प्रतिबिंब का जो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु का, इसको आपको दिखाना है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले एक अवतल दर्पण बना लिया। अवतल दर्पण बनाने के बाद ये जो आपका अक्ष है ये मुख्य अक्ष कहलाता है। ठीक है, और वस्तु को कहाँ रखना है, अनंत और वक्रता केंद्र जो इसको उसके जो है बीच में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वक्रता केंद्र ये C है और इस दूरी को अनंत बोलेंगे, सबसे लास्ट वाले पॉइंट को, और उसके बीच में हमने B वस्तु को क्या किया है, रखा है। वस्तु B को यहाँ पर रखेंगे। अब यहाँ से एक समांतर किरण हम क्या किए हैं, भेजे हैं। तो समांतर किरण जो है वो F होकर के गुजर जाती है, तो इस होकर क्या होगी, वो गुजर जाएगी। लेकिन एक किरण से तो फिगर बनेगा नहीं, तो फिर एक किरण हम क्या करेंगे, C होकर के भेजेंगे और फिर वो C होकर के ही लौट जाएगा। तो इस स्थिति में हमने देखा कि ये किरण लौट रही थी उस टाइम में और C वाला किरण लौट रही थी उस टाइम में। यहाँ पर A' बिंदु पर क्या हुआ, कटा। तो A' बिंदु पे कटेगा तो उसका फिगर यहाँ पे नीचे की ओर इस टाइप से देख सकते हैं कि B' A' ये यहाँ पर आपका फिगर बनेगा। और फिगर जैसे बनेगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्थिति क्या बन रहा है। बस पहला तो स्थिति है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना, दूसरा उल्टा बना है। ठीक है,
तो ये सब आप देखने के लायक है। और तीसरा इसमें गुण है कि एफ और सी के बीच में बना है। देख सकते हैं कि एफ और सी के बीच में इसका प्रतिबिंब क्या हुआ है, बना है। तो इसी चीज़ों को आप यहाँ पर अपने शब्दों में लिख देंगे। लिखेंगे जब वस्तु ए बी किसी अवतल दर्पण एम एन के सामने अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच रखी जाती हैं, तब प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, दूसरा इसका गुण होता है ये उल्टा है, और छोटा यानी कि हरासित है, जैसा कि किरण आरेख में दिखाया गया है। इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन को आराम से क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। आइए 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, दो क्वेश्चन है, ए नंबर और बी नंबर। ए नंबर क्वेश्चन पहले समझिए। उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आपका सही आंसर होगा कि उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आभासी यानी कि काल्पनिक होता है, जो सीधा और वस्तु से छोटा होता है। और यही गुण है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर में किया जाता है। ठीक है। दूसरा बी ऑप्शन है कि मोटर कार की साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल या उत्तल? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उत्तल, क्योंकि मोटर कार जो होते हैं, मोटर गाड़ी जो होते हैं, उसके साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और 21 नंबर क्वेश्चन को समझेंगे। टोटल 25 क्वेश्चन हम जो है आज देखने वाले हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, ध्यान से केवल आप समझते जाइए। 21 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र यानी कि सी पर आपको वस्तु को क्या करना है, वक्रता केंद्र पर रखे बिंब के लिए प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख खींचकर दर्शाइए। यहाँ पर आपको सिंपली ये बोला गया कि अवतल दर्पण के सामने आपको किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख करके और उसका प्रतिबिंब बना करके दिखाना है किरण आरेख से। तो इस तरह से आप लोग किरण आरेख बनाएंगे। सबसे पहले तो आपका काम होगा दर्पण बना लेना। तो हमने देखा कि दर्पण बना लिया है, एम एन, ये अवतल दर्पण हमने बना लिया है क्योंकि अवतल दर्पण बोला जा रहा है। अब इसमें क्या होगा, इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। मुख्य अक्ष पे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बिंदु पे आपका F है और इस बिंदु पे क्या है, C है। तो आपको वस्तु कहाँ पे रखना है, C पर। तो देख सकते हैं कि A B, यहाँ पर हमने वस्तु लिया, एक किरण हमने समांतर भेजा, समांतर जाने वाली किरण F होकर के गुजर जाएगी इधर। फिर हम क्या करेंगे, तो दूसरा किरण भेजेंगे जो है वो भेजेंगे F होकर के। तो जो F होकर के आएगा वो समांतर होकर गुजर जाएगा। तो इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आकर के दोनों किरण क्या होती है, मिल जाती हैं और यहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि बी डैश ए डैश प्रतिबिंब क्या है, निर्मित हो रही है। इसी चीज़ों को आप अपने शब्दों में 2-3 लाइन लिख देंगे। जब वस्तु ए बी वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो तो अवतल दर्पण एम एन द्वारा बना प्रतिबिंब जो है ए डैश बी डैश वक्रता केंद्र पर जो है ही बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक होता है। पहला बात तो क्या है, वास्तविक है। दूसरा गुण इसका है कि उल्टा है। सही बात देख सकते हैं कि उसका जो मूड़ी है ऊपर है और इसका मूड़ी क्या है, सिर क्या है, नीचे है। तो दूसरा गुण इसका रहा कि ये उल्टा होता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। और जो तीसरा गुण है वस्तु के साइज यानी कि आकार के बराबर होता है। सही बात है, जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा क्या है, इसका फिगर भी है, जैसा कि किरण आरेख में दिखाया गया है। इस टाइप से आप आराम से अच्छा तरीका से आंसर इस टाइप के क्वेश्चन का कर सकते हैं। आगे बढ़िए और 21 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग जो है 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। टोटल 25 क्वेश्चन है आज की क्लास में आपका, तो बस 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, ध्यान से समझ लीजिए, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 22 का ए नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अवतल दर्पण का एक उपयोग लिखें। अवतल दर्पण का एक उपयोग लिखना है, कहाँ पे अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो लिखेंगे कि यह निकट रखी वस्तु का सीधा, दूसरा गुण है बड़ा, और तीसरा गुण है कि आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए इसका उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए सैलून में अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। दूसरा जो यहाँ पर आपका बी नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 cm है, इसका फोकसांतर कितना होगा। वक्रता त्रिज्या आपको दे दिया गया, फोकसांतर पूछा जा रहा है, तो लिखेंगे फोकसांतर बराबर फार्मूला होता है,
फोकसांतर बराबर 1/2 गुना त्रिज्या। तो 1/2 गुना त्रिज्या का मान यहाँ पर आपके पास 10 है, तो यहाँ पर 10 से गुना कर देंगे तो 2 पंचे 10 यानी कि 5 cm आपका फोकसांतर का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, ए नंबर में जो क्वेश्चन है उसके द्वारा, कि उस दर्पण का नाम बताइए जो किसी वस्तु का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण का नाम बताना है जो हमें जो है सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है। तो यहाँ पर जो आप ए में जो आंसर लिखेंगे वो यहाँ पर लिखेंगे कि किसी वस्तु का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा बनता है। किस दर्पण द्वारा? तो अवतल दर्पण द्वारा। आगे बढ़िए और इसका बी नंबर क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखें। तो मुख्य फोकस की परिभाषा कैसे लिखेंगे? लिखेंगे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस दर्पण के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती हैं। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हो जाती है? मिल जाती है। ठीक है, इस टाइप से आप अपने शब्दों में आंसर क्या कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन का आराम से आप आंसर लिख सकते हैं। आइए 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्चिम दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। यानी कि वाहन जो जितने भी हैं उसमें पश्चिम दृश्य दर्पण का मतलब है कि पीछे के जो गाड़ी है उसको देखने के लिए जो हम लोग साइड मिरर का प्रयोग करते हैं, तो साइड मिरर में हम लोग जो है आपको पता होना चाहिए कि उत्तल दर्पण को ही वरीयता क्यों देते हैं, मतलब उत्तल दर्पण का ही प्रयोग क्यों करते हैं, ये आपको सिंपली क्या करना है, बताना है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का ही प्रयोग क्यों किया जाता है। तो यहाँ पर आप उत्तर करेंगे कि वाहनों जैसे कि मोटरसाइकिल है, मोटर कार है, स्कूटर है में उत्तल दर्पण को पश्चिम दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता निम्नलिखित कारणों से देते हैं। पहला कारण क्या है? उत्तल दर्पण किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अब उल्टा प्रतिबिंब जो बनाएगा, और अगर हम गाड़ी चला रहे होंगे और पीछे के गाड़ी का अगर उल्टा फिगर हमारे दर्पण में बन जाएगा तो हमारा माइंड भी डिस्टर्ब हो जाएगा कि क्या हो गया, वो गाड़ी पलटी नहीं तो कर गया। तो यही गुण है उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है जिसके कारण इसको साइड मिरर में उपयोग किया जाता है। तो हुआ पहला कारण। दूसरा कारण, इस दर्पण से विस्तृत जो है दृष्टि क्षेत्र का छोटा सा प्रतिबिंब बनता है। यानी कि बड़ा सा ट्रक भी होता है आपके पीछे तो उसका फिगर जो है आपके साइड मिरर में छोटा से रूप में बन जाता है। अगर आप यहाँ पर समतल दर्पण या नहीं तो अगर आप यहाँ पर अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे तो ऐसा स्थिति आपको नहीं मिलेगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन एक है, इसका अर्थ क्या है। अगर आवर्धन एक है तो इसका अर्थ क्या है। समतल दर्पण, अब उत्तर आप क्या लिखेंगे समझिए ध्यान से। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न प्लस एक आवर्धन का अर्थ यह है कि प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर है तथा आवर्धन का धनात्मक चिन्ह इस बात का द्योतक है, यानी कि इस बात को दिखाता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा है। प्रतिबिंब वस्तु के क्या है, सापेक्ष में सीधा है। तो इस तरह से आज आपका फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया जिसका नाम था प्रकाश का परावर्तन। अगले क्लास में हम लोग प्रकाश के अपवर्तन को शुरू करेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और जितने भी साथी अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा। और मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से मोबाइल ऐप आप लोग जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, जिस पर आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मॉडल पेपर, क्लास नोट्स, क्विक रिवीजन नोट्स, और वहाँ पर आप लोग ऑनलाइन टेस्ट भी बिल्कुल फ्री में दे सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 2 मोबाइल ऐप है, दोनों को जरूर आप लोग जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, जिस पर आपको काफ़ी फ़ायदा जो है बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।